हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर काशिफ शफी आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में थ्योरी टू प्रैक्टिकल से। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग लोको पायलट एवं अन्य टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। वेल्डर नाम से हमने ट्रेड पढ़ी होगी। वेल्डर ट्रेड होती है बेसिकली आईटीआई के अंदर। ठीक है, तो उसी वेल्डर ट्रेड या वेल्डिंग जो हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड। अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा टॉपिक जो है वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग में क्या क्या होने वाला है उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किस किस तरह की वेल्डिंग होती है, कहाँ किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक हम अपना कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेल्डिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी इक्विपमेंट या कौन कौन सी उपकरण हम वेल्डिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मतलब वेल्डिंग में आने वाले सभी दोष एवं उनके उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, वेल्डिंग डिफेक्ट एंड रेमेडीज में मैं एक और टॉपिक कवर करूंगा जो होगा वेल्डिंग में जो जॉइंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बट जॉइंट होता है, लैप जॉइंट, तो किस तरह के जोड़ बनाए जा सकते हैं वेल्डिंग से। ठीक है, और किन किन मटेरियल्स के जोड़ बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझसे आके बोले मेरे को एक प्लास्टिक की बोतल वेल्ड करवानी है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा प्लास्टिक की बोतल को वेल्ड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन कौन से मटेरियल्स होंगे, क्या क्या डिफेक्ट होंगे एवं क्या क्या जॉइंट के प्रकार होंगे, वो सब मैं अपने फोर्थ टॉपिक के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेक्चर फ्लो मैंने आपको बता दिया है। हमारा इंट्रोडक्शन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिकली और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, वेल्डिंग टाइप जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी चलने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वेल्डिंग टाइप है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको स्ट्राइक करेंगे वो वेल्डिंग टाइप के अंदर जो मैं थ्योरी बताने वाला हूँ वहीं से आपको स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे वेल्डिंग के अंदर हम कौन कौन से इक्विपमेंट देखते हैं और वेल्डिंग डिफेक्ट। तो आज के फ्लो में हम कोई पड़ाव डिसाइड नहीं कर रहे हैं आज के फ्लो में, क्योंकि वेल्डिंग टाइप बहुत सारे हैं तो हर एक वेल्डिंग टाइप को कवर करने के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से बताना चलूँ। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। उसके बाद मैं देखूंगा कि उन कॉन्सेप्ट पे किस किस तरह की प्रॉब्लम आई हुई है, किस किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है और मॉडल एक तरह से मॉडल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ वेल्डिंग के टाइप और वेल्डिंग के क्वेश्चंस करने के लिए कौन कौन सी रिलेटेड ट्रिक्स हैं जो यूजफुल हो सकती है हमारे लिए। जो एग्जाम के अंदर हम भाई एक कोई बड़ी चीज़ को जैसे रेडियंट वेल्डिंग ना याद करके कुछ और शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें जो हमारे यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक वेल्डिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8003378523 पर, या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं theorytopractical@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.theorytopractical.com, या फिर आप प्ले स्टोर से जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे क्रैक माई एग्जाम ऐप, और वहाँ उसके थ्रू हमारे से जुड़ सकते हैं और सारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना नेम यानी आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम अमित है वो आप अपना नाम लिखिए। उसके बाद आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया जाए आप लोको पायलट की एएलपी की यानी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी टेक्निकल अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरी है या फिर जो भी एग्जाम है आपका, आप अपने एग्जाम में लिखिए। और उसके बाद आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूँ आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली लिखिए, आप अमित और आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप ये तीनों लिखकर हमें हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाके ये सारी डिटेल्स भर सकते हैं, या क्रैक माई एग्जाम ऐप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं इन सब डिटेल्स के आधार पर। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन, भी वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग किस किस तरह के मटेरियल्स को जोड़ा जाता है और बेसिकली वेल्डिंग चीज़ क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। तो व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो उन मेटल्स को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, मेटल्स को, यानी कि हम सिर्फ धातुओं की वेल्डिंग कर सकते हैं।
वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम दो समान या असमान धातुओं को, अब समान और असमान धातु किस किस तरह से क्लासिफाइड हो सकते हैं, वर्गीकृत हो सकते हैं। भाई हो सकता है वो लेंथ में असमान हो सकता है वो विड्थ में, मोटाई में असमान हो सकता है वो दोनों धातु ही असमान हो, एक एल्यूमिनियम को जोड़ना हो हमें और एल्यूमिनियम को हमें कॉपर से जोड़ना हो, ठीक है। या फिर अगर समान धातु कहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हो सकता है वो लेंथ में समान हो या ना हो, बट वो जो दोनों धातु हो वो एकदम सेम हो। जैसे आयरन को मैं आयरन के साथ वेल्ड कर सकता हूं, एल्यूमिनियम को मैं एल्यूमिनियम के साथ वेल्ड कर सकता हूं, कॉपर को मैं कॉपर के साथ वेल्ड कर सकता हूं, ठीक है ना। इस तरह की जो प्रोसेस, इस तरह की जो तकनीक होती है हमारी, जिसमें हम दो समान या दो असमान धातुओं को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी क्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। अच्छा, जोड़ने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चलूं, वेल्डिंग कौन सा प्रोसेस है प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन में हमने एक अपना प्रोसेस पढ़ा था, जॉइनिंग प्रोसेस या पॉजिटिव प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस हो या पॉजिटिव धनात्मक प्रक्रम जिसको हमने कहा था पॉजिटिव प्रोसेस, हमने बताया था उसमें दो या दो से अधिक मेटल्स को, दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जुड़ने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जॉइनिंग प्रोसेस कहा जाता है या पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो भाई इस बात पे अगर हम डिफाइन करें कि हमारे कौन कौन से जुड़ने वाले प्रोसेस हो सकते हैं, वेल्डिंग से चलने से पहले थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं। तो भाई जॉइनिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम भाई नॉर्मल जो अपने रिवेट्स लगा के जोड़ सकते हैं, या जिसको मैं कहूँ, एक तो होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, लचीले, या जिनको हम बाद में खोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट। और दूसरा मैं कहूं तो वो हो जाएंगे मेरे परमानेंट जॉइंट। भाई फ्लेक्सिबल जॉइंट तो वह जॉइंट हो जाएंगे जिनको हम जब चाहे अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, जब चाहे अपनी मर्जी से वापस लगा सकते हैं। जैसे कि एक बोतल के ऊपर लगा हुआ ढक्कन, भाई जॉइंट तो वो भी है, पूरी बोतल को कवर कर रहा है। मान लिया हमने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कोई भी किसी भी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, उसके पर हम देखते हैं कैप लगा हुआ आता है। हम क्या करते हैं भाई, उस कैप को कभी भी थ्रेड्स को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल लेते हैं या क्लॉकवाइज घुमा के उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने उसको बंद कर दिया, वापस वो पूरी एक यूनिट हो गई, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये रहती है कि लीकेज ना हो, भाई हमारी जो कोशिश होती है, हमारी जो कोशिश चलती है, जो वो यही चलती है कि उस बोतल के अंदर भी लीकेज ना हो। बट हम कभी कभी देखते हैं कि बोतल जो होती है वो लीकेज करने लग जाती है, परंतु वो एक यूनिट तो बना देता है, ठीक है। तो जो हमारा कैप होता है बोतल का, वो एक यूनिट बना देता है। तो ऐसे जॉइंट्स, ऐसे जो कि वापस खुलने में या बंद होने की पॉसिबिलिटी रखती हैं, उन सब जॉइंट्स को हम फ्लेक्सिबल जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि कील ठोकना, मान लिया मुझे दो लकड़ी की किसी शीट को जोड़ना था या दो लकड़ी के किसी मटेरियल को जोड़ना था मुझे, ठीक है। दो लकड़ियों को आपस में जोड़ना था, तो मैं क्या करूंगा, कील लूंगा और कील ठोक दूंगा, ठीक है। कील ठोकूंगा तो वो जुड़ जाएंगे आपस में। जब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं क्या करूंगा, कील निकाल लूंगा, वो आपस में अलग हो जाएगी। जैसे कि भाई पहले के जो जमाने में दरवाजे आया करते थे, वो कुछ इस टाइप के होते थे ना, ये बीच में क्या होता था, ये इस टाइप के जो लकड़ी के पहले के ज़माने में दरवाज़ा बना करते थे, यहाँ पे बीच में लकड़ी कील हुआ करती थी, उनको आपस में जोड़ दिया जाता था। जब भी जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी, इनको खींच लिया जाता था, वापस खींचने से क्या हो जाता था भाई, ये खुल जाते थे, ठीक है। तो इस तरह के जॉइनिंग प्रोसेस जिनको हम कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल जॉइंट्स कहते हैं। बट एक प्रॉब्लम आती है फ्लेक्सिबल जॉइंट्स में, ये क्या फ्लेक्सिबल जॉइंट जो होते हैं हमारे लीकेज प्रूफ होते हैं? नहीं यार, फ्लेक्सिबल जो जॉइंट्स होते हैं हमारे लीकेज प्रूफ नहीं हो सकते। जैसे कि मैं बताऊं, अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है या हमारे पास घर में एक एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है, क्या आपने कहीं भी एलपीजी के सिलेंडर में कोई रिवेट लगा हुआ देखा है? रिवेट, कील, नट बोल्ट ऐसा कुछ लगा हुआ देखा? नहीं, वो पूरा वेल्ड होता है। भाई वहां पे क्यों रिवेट वगैरह को हम क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि लीक होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और यदि एलपीजी लीक होगी तो बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा क्षति हो सकती है, जो यूज कर रहा है उसको भी हो सकती है, आसपास वालों को भी हो सकती है। या फिर मैं बात करूं शिप की, जहाज की बात करता हूं, हालांकि जहाज में रिवेट जॉइंट यूज होते हैं, बट कई कई ऐसी जगह होती है जहां पे हम रिवेट जॉइंट को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको बेस कहा जाए अगर किसी पानी के जहाज का, शिप का, अगर मैं वहां पर रिवेट से उसको पूरे को जोड़ दूं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो हमेशा ही बिना किसी रुकावट के वो हमेशा ऐसे ही चलने वाला है?
मतलब उसके अंदर कभी लीकेज नहीं होने वाला, कभी भी पानी अंदर नहीं आएगा, नहीं मुझे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। भाई मुझे शायद अपनी हर जर्नी से पहले या अपनी हर हाफ जर्नी के अंदर, हाफ यात्रा के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं वो जॉइंट जो है हमारे लीक तो नहीं हो गए, वो जॉइंट हमारे वीक तो नहीं हो गए, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमने एक नए जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन, अपने नए जॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में लाया। इंट्रोडक्टरी थे हमारे जॉइंट्स परमानेंट जॉइंट्स। हालांकि अभी तो बहुत कन्वेंशनल जॉइंट है, बहुत पुराने टाइम से यूज होते जा रहे हैं। परमानेंट जॉइंट क्या होते हैं भाई? ऐसे जॉइंट जिनको एक बार लगा दिया उसके बाद आप अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे जॉइंट कहां पे मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग से मिल सकते हैं ऐसे जॉइंट। अगर आप रिवेट लगाते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, आप हर किसी को अलग कर सकते हैं। चाहे आप इंटरफेरेंस फिट के अंदर नट बोल्ट लगा दीजिए, आप उसको भी लिक्विड नाइट्रोजन डाल के अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो तो एक अलग मेट्रोलॉजी की बात हो जाती है, बट मैं वेल्डिंग की बात करूं तो भाई परमानेंट जॉइंट जो होते हैं ऐसे जॉइंट होते हैं जिनके अंदर लीक के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम या नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत बिल्कुल 0.00001% होगा यदि आपने वेल्डिंग सही तरह नहीं की है। और अगर आपने इफेक्टिव वेल्डिंग करी है तो लीक का कोई चांस ही नहीं बचेगा। अच्छा, अब आजकल तो बहुत सारे टाइप की वेल्डिंग आती है। पहले क्या होता था, वेल्डिंग किस तरह से भाई इस दुनिया में अपने जीवन में कैसे आई वापस? तो भाई वेल्डिंग के अंदर पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले तो हम भाई फ्लेक्सिबल जॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब बात धीरे धीरे होने लगी, मुझे दो धातुओं को जोड़ना था। जब तक मुझे लकड़ी को जोड़ना था, रबड़ को जोड़ना था, है ना, तब तक तो भाई पहले लकड़ी के घर बनते थे, तब तक तो बात मेरी चलो ठीक है, मेरा काम बन रहा था, मैंने अपने लकड़ी के घर बनाने के लिए उससे रिवेट से जोड़ दिया, कील से जोड़ दिया, ठीक है। बट अब बात आई मुझे दो धातुओं को जोड़ना था। मान लिया एक खुरपी होती है ना, खुरपा जिससे हम मिट्टी खोदते हैं या खेतों वगैरह में जो यूज करते हैं उनको पता होगा खुरपी क्या होती है, रैमर कहते हैं जिसको अपनी अंग्रेजी भाषा में। तो भाई ऐसे जब हमारे इक्विपमेंट उपकरण टूट जाते थे या उनमें से मान लिया जाए किसी का हैंडल टूट गया, ठीक है, पूरा हमने भाई कास्टिंग करके बनाया उसको, कास्टिंग के तो वैसे मटेरियल बहुत वीक होते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको कास्टिंग करके बनाया, एक पूरा एक इक्विपमेंट बनाया अपना। मान लिया मैंने एक ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं, मैंने एक नाइफ बनाया, ठीक है, मैंने एक चाकू बनाया इस तरह से, ठीक है। अब चाकू पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आजकल तो स्टेनलेस स्टील के आते हैं। मान लिया मैंने आयरन का एक चाकू बनाया, ठीक है। अब उस टाइम पे चाकू बहुत सारे यूज आता था। अब ये अगर बीच में से टूट जाता है तो क्या मैं इसको कील के जरिए जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता। तो मैं कैसे जोड़ूंगा उसको? वेल्डिंग करके। अब पहले ऐसा तो है नहीं कि हम चलो ठीक है वेल्डिंग करनी है, गैस सिलेंडर उठा के लिया है ऑक्सी एसिटिलीन का और हमने अपना नोजल लगाया और स्टार्ट कर दिया, एकदम बढ़िया हमारी वेल्डिंग हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, पहले तो ऐसा हो नहीं सकता था। पहले क्या यूज होती थी? पहले होती थी स्मिथ वेल्डिंग यूज। स्मिथ मतलब होता है लोहार। लोहार जो वेल्डिंग करता था वो यूज होती थी। लोहार क्या करता था भाई? लोहार के पास एक भट्टी होती थी, रिफ्रैक्टरी होती थी। वो क्या करता था, जिस भी मेटल को जोड़ना होता था, जैसे मान लिया मेरे इस नाइफ के दो टुकड़े हो गए, या इस मार्कर, ये मार्कर मान लिया जाए एक मेटल का बना हुआ है, किसी धातु का बना हुआ है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब वो क्या करेगा, दोनों टुकड़ों को समान टेम्परेचर पे गर्म करता था। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करा और जोड़ दिया, नहीं, 10 डिग्री पे तो कहां जुड़ेगा, जितना इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता था। हालांकि पहले के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, पर पिघलती हुई चीजें तो दिख जाती है। अब हमें पता पड़ जाए कि मेरा लोहा है या कोई भी मेरा धातु है वो रेड हो गया, मतलब अब ये मेल्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मैंने बहुत ज्यादा तापमान इसका बढ़ा दिया। तो ये इसको जो हमारे लोहार होते थे वो उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचा देते थे भट्टी के अंदर रख के कि वो एकदम रेड हो जाए। जब वो रेड हो जाते थे दोनों को बाहर निकालते थे। जैसे मान लिया मुझे कुछ इस तरह का जॉइंट बनाना था भाई, जरूरी नहीं है कि कोई चीज टूटे तभी हम ज्वाइंट करें। हमें एक्चुअली मान लीजिए कहीं पे इस ज्वाइंट की रिक्वायरमेंट थी, पुराने जमाने में इस ज्वाइंट की जरूरत थी। अब इन दोनों मेटल्स को मैंने गर्म किया, ठीक है, ये अपने एकदम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आने वाले थे, या पिघलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इनका हाई हो गया। अब वो लोहार क्या करता था भाई, इस वाले मेटल के ऊपर इस वाले मेटल को रखा और हथौड़े से, हैमर से प्रेशर डालता था। तो इस जो वेल्डिंग है इसको हम प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इस हथौड़े से मारता था, बाद में उनको ठंडा करता था, पानी में डाल देगा या ठंडा होने के लिए खुद ही छोड़ देगा, अपने हिसाब से ठंडा होता रहेगा। जब हो जाएगा, जब ये ठंडे हो जाते थे हम देखते थे ये एक जॉइंट बन चुका है, और ये जॉइंट एक ऐसा होता था जिसको परमानेंट जॉइंट कहा जाता था, जो टूटता नहीं था। तो यहां से हमें क्या पता पड़ा कि वेल्डिंग जो है ना हमारी, सिर्फ एक हीट की फिनोमिना नहीं है, एक ऐसी घटना नहीं है जो सिर्फ ऊष्मा पर आधारित हो। वेल्डिंग एक ऐसी घटना है जो ऊष्मा तथा दबाव यानी कि हीट एंड प्रेशर दोनों पे बेस्ड होती है। तो यदि हमसे कोई वेल्डिंग की डेफिनेशन पूछता है किसी भी टेक्निकल एग्जाम के अंदर या एलपी के अंदर, कभी सवाल आ जाता है कि वेल्डिंग निर्भर करती है कि ऊष्मा पर, दबाव पर, केवल ऊष्मा एवं दबाव दोनों पर,
या फिर किसी अन्य पैरामीटर पे, किसी अन्य मापदंड पर, तो हम लिखेंगे ऊष्मा एवं दबाव दोनों पर। तो तकनीकी भाषा के अंदर, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर यदि हम इसकी परिभाषा देते हैं तो वो क्या होगी? वेल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है, वेल्डिंग इज ए टेक्निक, या वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम दो समान या दो असमान धातुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं या जोड़ते हैं। किसके जरिए? हीट यानी ऊष्मा एवं दबाव के जरिए। ठीक है, ऊष्मा एवं दबाव के माध्यम से यदि दो समान या दो असमान धातुओं को जोड़ा जाता है या जोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वेल्डिंग। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ में आ गई हमारी कि भाई वेल्डिंग जो हो रही है पिघलने से हो रही है, उसके बाद हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारी वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, अब किसी भी धातु के वेल्ड होने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है वेल्डिएबिलिटी। एक नई टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ आपको, एक नई राशि के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है वेल्डिएबिलिटी। भाई इसको अगर मैं दो टुकड़ों में जोड़ूं, दो टुकड़ों में डिवाइड करूं, एक आ रहा है वेल्ड, एक आ रहा है एबिलिटी। तो भाई वेल्ड होने की एबिलिटी को, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता बोल दो एक तरह से। ठीक है, और वेल्ड मतलब वेल्ड होने की क्षमता। तो यदि हमसे एग्जाम में कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज वेल्डिएबिलिटी, वेल्डिएबिलिटी किसे बोलते हैं? किसी भी धातु के कहीं पर ढलने की क्षमता को बोलते हैं, या किसी धातु के फोर्ज होने की क्षमता को बोलते हैं, या किसी धातु के शेप बदलने की क्षमता को बोलते हैं, या फिर किसी धातु के वेल्ड होने की क्षमता को बदलते हैं या जुड़ने की क्षमता को बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वेल्डिएबिलिटी जो है किसी भी धातु के वेल्ड होने की क्षमता है। अच्छा, अलग अलग जो धातु होते हैं उनकी अलग अलग वेल्डिएबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि सभी धातु की समान वेल्डिएबिलिटी होगी। वेल्डिएबिलिटी एक तरह से एक प्रॉपर्टी है, विशेषता है किसी भी धातु की। जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करेंगे तब इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि वेल्डिएबिलिटी क्या होता है। अच्छा, वेल्डिएबिलिटी जो होती है हमारी, वो उस धातु के धातु कर्म पे डिपेंड करती है। किस पे? धातु कर्म पे, या कहा जाए तो मेटलॉजिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, मेटलर्जी पे डिपेंड करेगी, अपनी मेटलॉजिकल बिहेवियर्स पे। मेटलर्जिकल बिहेवियर्स क्या होते हैं? हालांकि इसको हम आगे विशेष बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा इस पे करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, किसी भी धातु के अंदर तापमान अथवा दबाव की वजह से होने वाली उस धातु की विशेषताओं या उस धातु के अंदर होने वाले अंतराण्विक संरचना में परिवर्तन को धातु कर्म कहा जाता है। जैसे कि भाई ये तो बहुत भारी सी डेफिनेशन हो गई। जैसे कि अब मैं एक नॉर्मल आपको डेफिनेशन देता हूं, मुझे कास्टिंग करनी थी। कास्टिंग मतलब ढालना, मतलब मेरे पास जो रॉ मटेरियल था, मेरे पास अपना कच्चा लोहा पड़ा हुआ था, हेमेटाइट होता है हमारा कच्चा लोहा, बहुत दूर की बात है, बाद में बात करेंगे। वो पड़ा हुआ था, सॉलिड फॉर्म में आया, ठोस रूप में आया मेरे पास, मैंने उसको गर्म किया। ठीक है, अब गर्म किया मैंने उसको, मान लिया 1428 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया, 1428 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया। 1428 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पूर्ण तरह से पिघल जाता है, पूरी मेल्टिंग स्टेज में, लिक्विड स्टेज में आ जाता है। तो अब मैंने देखा जो मेरा लोहा सॉलिड था, ठोस था, वही आयरन, वही लोहा मेरा अब द्रव के अंदर परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, द्रव के अंदर परिवर्तित करने के लिए मैंने क्या किया? इसको टेम्परेचर दिया। ठीक है, तो भाई जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, इसने अपनी अवस्था में परिवर्तन किया। तो ऐसे परिवर्तन किसकी वजह से हो रही है? किसी भी धातु की धातु कर्म या मेट्रोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से हो रहे हैं। भाई वो किस टेम्परेचर पे किस तरह की अवस्था को, किस तरह की स्टेट को शो करता है, भाई वो अपना द्रव में परिवर्तित होता है या सॉलिड में। जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप किसी भी मेटल को, सीधी सी बात है, अब मैंने जो लोहा मैंने गर्म किया था उसे ठंडा कर दिया, वापस सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हेडेक वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हमारी मेटलर्जिकल बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन है हमारा किसी भी चीज की क्रैकिंग टेंडेंसी। क्रैकिंग टेंडेंसी क्या होती है? क्रैकिंग टेंडेंसी होती है किसी भी चीज ने की टूटने की तीव्रता या टूटने की क्षमता। भाई किस लोड पे जाके ये चीज मेरी फेल हो जाएगी। मान लिया मेरे पास एक रिवेट पड़ा हुआ था, या मैं बोलता मेरे पास एक शाफ्ट पड़ी हुई थी नॉर्मल, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट थी जो हमने ऑटोमोबाइल में पड़ी थी। अब भाई वो कहाँ पे टूटेगी? तो ये सब बातें भी उसके मेटलर्जिकल बिहेवियर में आएंगे। हम बता देंगे कि आप उसको 10 की घात 6 रेवोल्यूशन तक आप घुमा लो, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ये फेल कभी भी हो जाए उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सबकी क्रैकिंग टेंडेंसी होती है, फेलियर टेंडेंसी। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन,
तापमान का वितरण सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हमने बचपन में पढ़ा है। हम कॉपर का धातुकर्म देखते थे, आयरन का धातुकर्म देखते थे, उसके अंदर हम देखते थे कि भाई मैंने जो आयरन अपना पिघलाया है उसको ऑक्सीजन के साथ मैंने क्रिया करवाई है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पे क्या हुआ है, उसके अंदर भाई ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अंदर गैस डिफेक्ट आ गए हैं, अंदर बबल्स बन गए, बुलबुले बन गए हैं गैस के, तो वो सब चीजें धातुकर्म के अंदर आती थी। ठीक है, तो ये हमने बात करी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेल्डिंग की, वेल्डिंग आया कहाँ से है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि मैंने आपको ये बात तो बता दी कि वेल्डिंग तब होती है जब पिघलता है। अच्छा, जॉइंट जो होते हैं वो जुड़ते कब हैं? वेल्डिंग से जो हम जॉइंट बनाते हैं वो जुड़ना कब स्टार्ट करते हैं? वो तब जुड़ते हैं जब उस धातु का रिसॉलिडिफिकेशन होता है, यानी कि पुनः से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, पुनः से वापस वो द्रव से ठोस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मान लिया मैं किसी चीज की वेल्डिंग करवाने गया, एक शाफ्ट की वेल्डिंग करवाने जाता हूं, या मुझे एक फ्रेम चाहिए था अपना, ठीक है, एक फ्रेम की वेल्डिंग करवाने के लिए मैं गया, जाता हूँ किसी भी फ्रेम की वेल्डिंग करवाने के लिए। अब उसने क्या किया भाई, अपने कन्वेंशनल मेथड से उसने बोला भाई मैं तो लोहार हूँ, कन्वेंशनल मेथड से करूंगा वेल्डिंग, नए मेथड तो मुझे आते नहीं है, पता नहीं कौन सी गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आ गई। उसने क्या किया, दोनों को जो फ्रेम बनवाना था, मुझे वेल्ड करवाना था, दोनों को गर्म कर दिया। ठीक है, अब गर्म करने के बाद उसने उन दोनों को जोड़ा और ऊपर से हथौड़े मार दिए। अब ऐसा तो है नहीं वो मुझे गरम उठा के दे देगा, बोलेगा चलो भाई जाओ हो गई आपकी वेल्डिंग, लगा दो इसको जहां लगा दो, नहीं, जब तक कि वह जॉइंट रीसॉलिडिफाई नहीं हो जाता है, दोबारा से ठोस के अंदर परिवर्तन होना, रीसॉलिडिफिकेशन। डेफिनेशन लिखिएगा नोट्स में अपने, किसी भी धातु का रीसॉलिडिफिकेशन क्या होता है, द्रव से पुनः ठोस के अंदर परिवर्तित होना। ठीक है, उसी को कहा जाएगा रीसॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो अब रीसॉलिडिफिकेशन से जितने भी हमारे वेल्ड होते हैं, वेल्ड जॉइंट होते हैं, वो सब जुड़ते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको एक वेल्डिंग का टाइप बता देता हूं। ठीक है, हालांकि हमारे वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप हम अगले टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं कि भाई वेल्डिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे। एक होती है हमारी ऑटोजीनस वेल्डिंग, एक होती है नॉन ऑटोजीनस या हेट्रोजीनस वेल्डिंग। ठीक है, ऑटोजीनस और नॉन ऑटोजीनस। ठीक है, ऑटोजीनस वेल्डिंग क्या होती है, यदि वेल्डिंग करते वक्त हम किसी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। मतलब आपने देखा होगा, हम जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं, कई बार बाइक का स्टैंड टूट गया या बाइक के किसी एक धातु वाले पार्ट के अंदर, मेटल वाले पार्ट के अंदर कोई ब्रेकेज आ जाता है, कोई क्रैकिंग आ जाती है, तो भाई वेल्डिंग जो होती है दो प्रकार से हो रही है। एक में तो वो क्या करेगा भाई, नोजल को लाएगा, गैस वेल्डिंग की बात करता हूं मैं, चलो वो नोजल को लाएगा, फ्लेम यानी कि गैस की जो ज्वाला होगी आग की, उसको वो एकदम कंटिन्यू रखेगा और साथ में एक रॉड होगी उसके पास। ठीक है, उस रॉड से वो क्या करेगा, अपने फिलर मटेरियल को बढ़ता हो जाएगा। वो जो रॉड होती है ना, वो फिलर मटेरियल होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह से समझाऊंगा, ये मेरी रॉड थी, इसके अंदर ब्रेकेज आ गया इस पॉइंट के ऊपर, अब ये दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, अब मुझे इसको वापस जोड़ना है। तो एक तो मेरे पास मेथड ये होता है कि मैं इन दोनों को डायरेक्ट पकड़ के जोड़ूं, दोनों को पिघलाऊं, आपस में जुड़ जाएंगे, जो कि हो जाएगी हमारी ऑटोजीनस वेल्डिंग। और एक मेथड ऐसा होता है, मैं क्या करूंगा भाई, अपना नोजल लगाऊंगा गैस का, यहां से आग आती रहेगी और मैं एक छड़ लगाऊंगा, एक दूसरी छड़ लगाऊंगा, फिलर मटेरियल बोलते हैं। अब ये कॉपर भी हो सकता है या हमारा फेरस भी हो सकता है, फेरस मतलब लोहा, कॉपर हो सकता है, तांबा हो सकता है हमारा, फेरस हो सकता है, पीतल हो सकता है, जिस टाइप की मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हम आगे लास्ट टॉपिक में विस्तार से बात करने वाले हैं कौन कौन से फिलर मटेरियल हमारे अवेलेबल होते हैं वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, ये सब हम सब ने देखा होगा फिलर मटेरियल से, अब वो इस फिलर मटेरियल को पिघला के इन दोनों पे तो हीट अप्लाई करेगा ही करेगा, इन दोनों पे तो भाई ऊष्मा का प्रवाहन होगा ही होगा। इस जो फिलर मटेरियल है हमारा, फिलर रॉड है, फिलर छड़ है, इस पर भी हीट को अप्लाई करेगा। अब ये पिघल के क्या करेगी, इन दोनों के बीच में जमा हो जाएगी, फिर जब रिसॉलिडिफाई हो जाएंगे तो हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। ये तो बहुत कॉमन वेल्डिंग है, हम सबने देखी हुई है। ठीक है, और तो ऐसी वेल्डिंग जिसके अंदर फिलर मटेरियल ना यूज किया जाए उसको बोला जाएगा ऑटोजीनियस वेल्डिंग।
ठीक है। और ऐसी वेल्डिंग जिसके अंदर फिलर मटेरियल का यूज किया जाता है उसको बोला जाएगा नॉन ऑटोजीनियस वेल्डिंग, जैसे कि हमारी ये वाली वेल्डिंग। भाई अपने नोट्स में नोट करिएगा। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस वेल्डिंग, शायद ऑटोजेनियस वेल्डिंग को बोलते हैं। ठीक है, तो भाई फिलर मटेरियल जिसके अंदर यूज हो रहा है, इसके अंदर फिलर मटेरियल उपयोग में लाया जा रहा है, उस तरह की वेल्डिंग को हम कहेंगे नॉन ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, और जिस वेल्डिंग के अंदर फिलर मटेरियल, फिलर क्या होता है, उपयोग में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कंफ्यूजन हो जाएगा कि व्हाट इज फिलर, फिलर क्या चीज होती है। तो हम इसको भी, इस वर्ड को भी दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं, फिल एवं ई आर। फिल का मतलब होता है भरना, ठीक है, और ई आर एक कोई इंग्लिश की फॉर्म है। मान लिया जाए भाई ऐसी वस्तु जो कहीं पे भरने के लिए यूज आएगी, जैसे एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर के अंदर जो मुझे इंक डालनी पड़ती है, तो मेरे पास एक कुछ इस तरह की ड्रॉप होती है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं, ये मेरे लिए फिलर मटेरियल है, मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा मार्कर खत्म हो जाएगा मैं इसको मार्कर को ओपन करूंगा और इसके अंदर से जितनी भी ड्रॉप्स होंगी इसके अंदर फिल कर दूंगा, तो ये मेरे लिए एक फिलर मटेरियल हो गया। तो जरूरी नहीं फिलर मटेरियल एक धातु ही हो या सिर्फ वेल्डिंग के अंदर ही यूज होता हो। फिलर मटेरियल उस चीज को कहा जाता है भाई जो किसी भी स्पेस को भरने के कार्य में आता है, मतलब हमारे इफेक्टिव यूज में आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो हमारे इफेक्टिव यूज में आ रहा है, जैसे मुझे वेल्डिंग के अंदर फिलर बनना था या मार्कर के अंदर ड्रॉप्स भरनी थी, है ना, तो वो सारी चीजें फिलर मटेरियल है। या दो ईंटों के बीच में मुझे सीमेंट लगाना है तो वो भी हमारी फिलर मटेरियल हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये होते हैं हमारे फिलर मटेरियल। बता देते हैं, फिल का मतलब होता है भरना। तो किसी भी इफेक्टिव जगह पे अगर हम किसी मटेरियल को भरते हैं तो उसको कहा जाएगा फिलर मटेरियल, यानी भरने वाला मटेरियल, ठीक है। ऑटोजेनियस वेल्डिंग जो होती है वो जो हमारा बेस, अच्छा बेस मेटल क्या होता है, अब हम कुछ और टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। बेस मेटल क्या है, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, कौन कौन सी बीट ज्योमेट्री होती है, हमारी बीट ज्योमेट्री क्या चीज है, हीट अफेक्टेड जोन क्या चीज है। हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर नहीं घुसेंगे, जहाँ पे मार्टेनसाइट और ऑस्टेनाइट की बात करें या पेलाइट की बात करें, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन्स की बात करें। हम इनको थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू लेंगे इनका,